डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से आइटम को डेबिट साइड में लेना होता है, कौन कौन से आइटम्स को क्रेडिट साइड में लेना होता है। तो ध्यान रखो कि जो फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये जो हेडिंग होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का हेडिंग एक ही होता है। ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है, फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एक टोटल लगा देने के बाद में जो नीचे वाला साइड होता है ये डेबिट साइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये क्रेडिट साइड होता है। इसी को हम कंटिन्यूएशन में आगे ले गए हैं। ये फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस आया रहेगा, सबसे पहले इसी को हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा होगा और डेबिट साइड कम, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा। सपोज करते हैं 2 लाख का अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, तो ये 2 लाख यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखते हैं। आपको मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, अर्थात डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे खर्चे होते हैं जो माल को बेचने योग्य बनाने तक के होते हैं। माल जब बेचने योग्य बन जाता है तो उसके आगे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि उसके पैकिंग का खर्चा हो, उसको सेल करने का खर्चा हो, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना है, माल को स्टोर करके रखना है जहाँ कहीं भी, उसका हमें रेंट देना है, बहुत सारे होते हैं। मैं वन बाय वन एक एक आपको समझा रहा हूँ। बस आपको ये समझना है कि जो ये डेबिट साइड होता है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन। ये जो बैड डेब्ट्स वाला है आइटम, इस पर विशेष चर्चा मैं करूँगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स होता है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है, फर्दर बैड डेब्ट्स होता है। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई होती है, ऐसा अपना अनुभव रहा है। तो मैं इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न जो भी है उन सब का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। अभी जनरली आपको समझना है कि बैड डेब्ट्स जो होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब डेटर से जो भी पैसा आपका रियलाइज़ नहीं हो पाता, वसूल नहीं हो पाता, अर्थात जो पैसा आप समझते हैं कि डूब चुका है तो उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइटम हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको कंसीडर करना है, जैसे सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी आउटवर्ड एक्सपेंसेस होता है, आउटवर्ड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, ये सेलिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस को लेके बताना चाह रहा हूँ। सेलिंग एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस अगर दिया है तो उसको हम लोग पीएल के डेबिट में लेंगे, लेकिन अगर परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस होता है या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ लिख रखा है, कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस हो या परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस हो, इसको डायरेक्ट मानेंगे तो इसको हमको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। और अगर कोई भी एक्सपेंसेस जो कि सेल से रिलेटेड हो या ऑफिस से रिलेटेड हो, उसको हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेना है।
अब हम आते हैं क्रेडिट साइड के आइटम के बारे में, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये कोई भी अगर इनडायरेक्ट इनकम आपको हो रहा है, इनडायरेक्टली इनकम कोई भी रिसीव करती है कंपनी या फर्म, तो उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि हमारा जो सेल होता है वो तो हमारा डायरेक्ट इनकम होता है, तो इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जो भी फर्दर हमारा इनकम हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है किसी भी सोर्स से, तो फर्म उसको क्रेडिट साइड में शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। अब फिर से आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसको रिलेटेड एक्सपेंसेस में आपको प्लस कर देना है। अगर कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो उसको रिलेटेड एक्सपेंसेस से माइनस करना पड़ेगा। और चूँकि ये जो आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी होता है, तो उसको लायबिलिटी में आपको दिखा देना होगा, और ये चूँकि हमारा एसेट्स होता है इसलिए इसको एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। चूँकि ये सब एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो एडजस्टमेंट्स को एक बार सेपरेटली हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए आप एडजस्टमेंट्स वाला वीडियो देख सकते हैं। और आप चूँकि करते करते प्रैक्टिस हो चुका है इन सब चीज़ों का, इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो आपको बस मैं यहाँ पे रिवीजन के पर्पज से बता देता हूँ कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का क्या करते हैं, आप प्लस माइनस करते हैं। ठीक इसी तरह से प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के जैसे ही एक्रूड अनएक्रूड होता है, उसको रिलेटेड इनकम में आपको अर्नड और अनअर्नड भी कहा जाता है, तो उसको भी रिलेटेड आपको इनकम में प्लस माइनस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मान लीजिए एक्रूड इनकम है, तो एक्रूड इनकम को आपको रिलेटेड इनकम में प्लस करना है। कोई भी अनएक्रूड है या अनअर्नड है तो उसको आपको माइनस कर देना होता है। और एक्रूड को अर्न भी कहा जाता है, जैसे एक्रूड है, एक्रूड या इनकम दिया रहेगा या अर्न इनकम दिया रहेगा तो आप उसको प्लस कर लेंगे, और अनअर्नड है तो उसको माइनस करेंगे। अब चूंकि ये इसका मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, एक्रूड का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, और अनअर्नड का मतलब होता है इनकम ऑलरेडी रिसीव हो गया पर अभी अर्न नहीं हुआ है, अर्थात उसका टाइम नहीं आया है पर प्राप्त पहले हो चुका है। और एक्रूड में क्या होता है, टाइम कंप्लीट हो चुका है पर आपको अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, पर वो आपका इनकम माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसमें जो भी डेटा आप इंक्लूड करते हो वो एज पर फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 2023 अप्रैल से और 2024 को ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा डेटा आपको इंक्लूड करना है, वो मिला कि नहीं मिला इसको देखते हुए। तो इसीलिए अगर नहीं भी मिला है तो उसको आपको ऐड करना है, और ज़्यादा पा चुके हो जो कि अगले साल का है तो उसको माइनस करना होता है। अब जब आप सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर से वही काम करना है जैसा कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपने किया। क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेते हैं रफली, और डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। दोनों में जो एक्सेस रहेगा, यहाँ पे जो बॉक्स बनाते हैं बिल्कुल पैरेलल आमने सामने, तो जो मैक्सिमम वाला अमाउंट होगा वो डेबिट वाला भी अधिक हो सकता है, क्रेडिट वाला भी हो सकता है। जो भी अधिक रहेगा उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है, और वही चीज़ यहाँ भी लिखना है। दोनों साइड में सेम अमाउंट लिखना है। जो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा में से कम को आपको घटाना होता है, फिर डिफरेंस पता चल जाता है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम तो नेट प्रॉफिट आएगा डिफरेंस, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम है तो नेट लॉस आएगा डिफरेंस। और इस प्रकार से उसको लिखेंगे। यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल, चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में ऐड लेस करते हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट को आपको यहाँ लिख देना है, और ये चीज़ आपका कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। चूँकि क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो नेट प्रॉफिट आया। ठीक इसी तरह से मान लो कि डेबिट वाला ज़्यादा हो गया, क्रेडिट वाला कम हो गया, तो नेट लॉस आ जाएगा। नेट लॉस जो भी अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को आप कैपिटल से माइनस कर देते हो बैलेंस शीट में।
तो इस तरीके से एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ था, आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट साइड में लिख करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर सपोज करिए कि यहाँ पे ग्रॉस लॉस हुआ होता, तो ग्रॉस लॉस को आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख के शुरू करना पड़ता है। जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट है, वैसे इस साइड में ग्रॉस लॉस लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट कैसे बनेगा।